বাংলায় 3 দিনের সফরে জেপি নাড্ডা। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা 3 দিনের সফরে বাংলায় এসেছেন। তিনি গতকাল অর্থাৎ শুক্রবার রাতে নামেন কলকাতা বিমানবন্দরে। বাংলায় দলের সাংগঠনিক পূর্বক্ষেত্রের পঞ্চায়েত কর্মশালা হবে। আজ শনিবার ও রবিবার পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটের ওই কর্মশালায় বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড এবং আন্দামান ও নিকোবরের জেলা পরিষদের বিজেপি সদস্যরা হাজির থাকবেন। উত্তর পূর্ব ভারতের সব রাজ্যের প্রতিনিধিরাও থাকবেন। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা পশ্চিমবঙ্গের 31 জন জয়ী জেলা পরিষদ সদস্য সহ মোট 134 জন বিজেপি জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে দলের কর্মশালায় উপস্থিত থাকবেন। এদিন ভার্চুয়াল মাধ্যমে ওই কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরপর রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে নিয়ে লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠকও করতে পারেন জেপি নাড্ডা। জেপি নাড্ডা শনিবার হাওড়া জেলার নাওপালা দেওলটির সোনার বাংলা হোটেলে সকাল 9টা নাগাদ বিভিন্ন রাজ্যের বিজেপি সভাপতি, বিধায়ক, সাংসদদের নিয়ে দুদিন ধরে সামনের লোকসভা নির্বাচন নিয়ে পর্যালোচনা চলবে। এদিন দুপুর 1টা নাগাদ সমতাবীরে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বসত বাড়িতে যান। সেখানে গিয়ে তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করেন এবং কথাশিল্পীর বসত বাড়ি ঘুরে দেখেন। তিনি এদিন আমার দেশ আমার মাটি কর্মসূচির এবং বসুধা বন্দনার অঙ্গ হিসেবে বৃক্ষরোপণ করেন। देश में पिछले 50 साल से हम एक नारा सुनते आए हैं, चारों तरफ वही बोला जाता है और चुनाव के समय तो जरा चिल्ला चिल्ला करके बोला जाता है, चीख चीख करके बोलाया जाता है। क्या नारा है? गरीबी हटाओ। कितनी बार सुना है, कितनी पीढ़ियों ने सुना है। नारे नारे नारे, बस नारे देते गए। लेकिन जिन्होंने ये नारा दिया उन्होंने कभी गरीब की सूद नहीं ली, गरीबों की परवाह नहीं की और न ही वो गरीबी हटा पाए। एक स्वाभाविक सा प्रश्न है कि जो काम 5 दशकों में नहीं हो सका वो भाजपा सरकार ने इतने कम समय में कैसे करके दिखाया। इसके पीछे वजह है कि हमने सामान्य मानवीय के जीवन की मूलभूत कठिनाइयों को कम किया है। और हम लोग वो लोग हैं जो गरीबी को जी करके आए हैं। गरीबी की समस्या की जड़ें कहां कहां है इसका हम लोगों को भली भांति ज्ञान है, अनुभव है। इसलिए हम उन जड़ों से गरीबी को काट करके गरीबों को गरीबी से मुक्त करने का सफल अभियान चला पा रहे हैं। आप देखिए, सरकार ने देश में उन 18,000 गांव में बिजली पहुंचाई है जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची थी। इनमें से लगभग 13,000 गांव पूर्वी भारत के ही तो थे। और आज लोग जो मणिपुर कर करके राजनीति करने में लगे हैं ना, उनको कभी ये विचार नहीं आया कि ये नॉर्थ ईस्ट और पूर्वी भारत में 13,000 गांव अंधेरे में डूबे पड़े थे। हमने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। तब देश के 20% से भी कम ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी। आज 60% से भी ज्यादा ग्रामीण परिवारों को नल से जल, नल से पानी मिल रहा है। आपसे कई लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मिजोरम जैसे राज्य में 4 साल पहले तक केवल 6% घरों में पाइप से पानी पहुंचता था। आज ये संख्या 90% से ज्यादा है। बिजली पानी की तरह ही पीएम आवास योजना भी गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने में बहुत अहम भूमिका निभा रही है। बिहार में पिछले 9 वर्षों में
50 लाख से ज्यादा पक्के घर पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत बने हैं। 50 लाख। ये हमारे पश्चिम बंगाल में ये सरकार काम भी नहीं करने देती तो भी लगभग 45 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर देने का काम हम कर पाए हैं। उधर असम में भी गरीबों के लिए 20 लाख घर बने हैं। इन योजनाओं से गरीब की ताकत बढ़ी है, उसे नए अवसर मिले हैं और वो अब गरीबी में रहना नहीं चाहता है। गरीबी से बाहर निकलने के लिए वो भी हमारे साथ कदम से कदम मिला करके मैदान में उतर चुका है। देश ने अब ऐसी सभी योजनाओं के सैचुरेशन का टारगेट रखा है। 100% जो भी इसके हकदार है, जिनको जो मिलना चाहिए, तो 100% काम पूरा होना चाहिए। और इसलिए मेरा सुझाव है कि आपके पास अपनी पंचायत के एक एक लाभार्थी का डेटा होना चाहिए। जितनी भी योजनाओं का लाभ मिलता है, हर गांव के अनुसार उनकी सूची होनी चाहिए। उन्हें इन योजनाओं से जोड़ने के लिए आपको समय सीमा तय करके काम करने की जरूरत है। हर सप्ताह इसका एक चार्ट बना करके अफसरों से रिपोर्टिंग लेना चाहिए। डिटेल में उनसे जानकारी लेनी चाहिए। बताओ भाई, ये योजना इस हफ्ते कहां पहुंची, ये योजना इस हफ्ते कहां पहुंची, फलानी तहसील में क्यों कम रह गए, फलाने गांव में क्यों कुछ नहीं हुआ। आप जितनी पूछताछ बढ़ाओगे, और पूछताछ मतलब किसी को कटघरे में खड़ा नहीं करना होता है, प्यार से बातचीत करके उनका ध्यान आकर्षित करना होता है, तो उससे अफसरों का भी काम करने का उत्साह बढ़ जाता है। तू मैं करने से कभी फायदा नहीं होता है। साथियों, आज हम सभी साक्षी हैं कि पूर्वी भारत में कितनी तेज गति से विकास हो रहा है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक, इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। पिछले 9 वर्षों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को 31 मेडिकल कॉलेज भी मिली हैं। नॉर्थ ईस्ट से भी मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 2 गुनी हो गई है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी पश्चिम बंगाल के कल्याणी में, बिहार के भागलपुर में और झारखंड के रांची में ट्रिपल आईटी खोला गया है। त्रिपुरा के अगरतला और मणिपुर के सेनापति में भी ट्रिपल आईटी खुला है। उड़ीसा और बिहार को आईआईएम संबलपुर और आईआईएम बोधगया जैसे संस्थान मिले हैं। झारखंड के धनबाद में आईआईटी की भी स्थापना हुई है। इन संस्थानों से
प्रतिभाशाली युवा निकलने वाले हैं, जो देश के भाग्य को बदलने में बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाने वाले हैं। उन्हें रोजगार और आसानी से मिलने वाले हैं और इसमें पूर्वी भारत का औद्योगिक विकास भी बड़ी भूमिका निभाएगा। बरौनी, सिंदरी, गोरखपुर और तलचर में फर्टिलाइजर कारखाने खुलने से न सिर्फ पूर्वी भारत के किसानों को फायदा हुआ है, बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार का भी निर्माण हुआ है। भाई और बहनों, पूर्वी भारत की अपार खनिज संपदा को पहले की सरकारों ने लूट का जरिया बनाया हुआ था। हमने इस संपदा को औद्योगिक संभावनाओं से जोड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम किया है। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में करीब 2 लाख करोड़ के 150 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं। 14.5 लाख करोड़ के करीब 1250 प्रोजेक्ट पर आज काम तेज गति से चल रहा है। बहुत जल्द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से खनिज और पोर्ट्स का सामान देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचेगा। बीते वर्षों में अथक परिश्रम करके पूर्वोत्तर की रेल लाइनों को भी ब्रॉडगेज में बदला जा चुका है। मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी में भी बीते 9 वर्षों में काफी इजाफा हुआ है। इस क्षेत्र में नए वाटरवेज का निर्माण भी किया जा रहा है। ये वाटरवेज नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए